हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एक महत्वपूर्ण विषय पर है, क्योंकि एक जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम चला वो लगभग इसी के टाइम से हमें तो अंदाज़ा है कि शुरू हुआ होगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, जो अपने आप में एक क्या कहते हैं शिक्षा का केंद्र में दुनिया भर के संस्थानों में नंबर 1 रैंक थी, नंबर 1 स्थान इसका था। चाहे वो धर्म दर्शन हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो क्या कहते हैं आयुर्वेद हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और सभी के क्षेत्रों में महारत हासिल की थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपके हमारे आर्यभट्ट साहब थे, जो आर्यभट्ट साहब थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जो आज डिजिटल ज़माने में जब हम जा रहे हैं तो जो कंप्यूटर में 0 और 1 की जो बाइनरी संख्या जो दी गई वो जीरो से ही प्रयुक्त हुई है, और उस जीरो को आर्यभट्ट ने ही दिया है। और ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट साहब जो थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या थे, एक शिक्षक का कार्य करते थे। तो इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि ये लगभग आज से 1600 साल पहले, 1600 साल पुरानी बात है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ाई करते थे। जिसको किसी एक जाति धर्म विशेष के व्यक्ति ने क्या किया था, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, औरों को नीचा दिखाने के लिए इस विश्वविद्यालय का क्या किया गया था, विध्वंस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसे तोड़ा क्यों गया, इसका कारण क्या रहा होगा। क्योंकि अनेक प्रकार जो वैज्ञानिक क्या कहते हैं इतिहासकार हैं, लेखक हैं, इन्होंने अपने अपने मतों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, अनेक किताबों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो चलिए देखिए, इसका नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो उद्घाटन हुआ अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और उनके साथ साथ विदेश मंत्री थे, और वहाँ बिहार के राज्यपाल साहब थे, मुख्यमंत्री थे, और कई विदेशी मेहमान थे। क्योंकि वो कैंपस चालू हो गया है, विदेशों से भी वहाँ लोग पढ़ने आए हैं। जैसे लोवास हो गया, तिब्बत हो गया, मंगोलिया हो गया, चीन भी उसमें इन्वॉल्व आया है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सब देशों से क्या हुआ, सुदूर देशों के लोग पहले भी पढ़ने आते थे 1600 साल पहले, और आज भी पढ़ने उस कैंपस में लोग आए हैं। तो इन सब के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने इस नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, उद्घाटन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस विद्यालय कैंपस को बनाने के लिए 1750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस कैंपस को बनाने के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बनाया गया है, उसमें खर्च 1750 करोड़ लगभग बताया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री साहब जी ने ये भी कहा कि ये नालंदा नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, नालंदा एक सम्मान है, नालंदा एक गौरव गाथा है। इन सबको उन्होंने अपने बातों में, अपने भाषण में, अभिभाषण में इस सबको प्रयोग किया। और मोदी जी ने ये भी कहा, देश के प्रधानमंत्री साहब ने ये भी कहा कि क्या कहते हैं, आग की लपटें में पुस्तकें जल सकती हैं, पर आग की लपटें में ज्ञान को नहीं मिटा सकती। कहने का मतलब ये है कि तूफान कितना आए, आगों से कितना भी लगा दिया जाए, वो ज्ञान की किताबें मिट सकती हैं, पर आदमी के हृदय का ज्ञान नहीं मिट सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसे ध्वस्त किया गया था, जब इसे हम ध्वस्त की बात करें तो लगभग 90 दिनों तक, कहने का मतलब 3 महीने तक इस विद्यालय के, इस कैंपस के लाइब्रेरी में जो आग लगी थी वो लगभग 3 महीने तक चली थी। 3 महीना एक लंबा टाइम पीरियड होता है। और ऐसा कहा जाता है कि 90 लाख पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया था। आप बात समझ रहे हैं कि 90 लाख पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया गया था, और ये राख लगभग 3 महीने तक जली थी। इसीलिए इसको क्या किया गया था, एकदम से विध्वंस कर दिया गया था एक विशेष वर्ग के व्यक्ति के द्वारा। उनका कुछ भी मशविरा रहा होगा, लेकिन उनका कुछ न कुछ कारण था इसे नष्ट करने के लिए। ठीक, तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए इसके हम इतिहास की बात करते हैं, नालंदा के अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास कहता है
कि इस देश में जब क्या हुआ, यहाँ की सभ्यताएं विकसित होना शुरू हुई तो क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य आया। क्या आया था? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो इस मौर्य साम्राज्य के बाद आया कुषाण वंश, जिसे हम कुषाण साम्राज्य भी कहते हैं। क्या आया था? मौर्य के बाद कुषाण साम्राज्य आया। कुषाण साम्राज्य जो था, कुषाण साम्राज्य आया। और कुषाण साम्राज्य के बाद क्या आया? गुप्त वंश आया, यानी गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कहें कि जो आजकल के लोग गुप्ता लोग हैं, जो क्या कहते हैं, सामानों का खरीद फरोख्त करते हैं ना, उन्हीं वर्ग से ताल्लुक रखने वाला आपका गुप्त साम्राज्य था, गुप्त डायनेस्टी था। और ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य थे, ये सब बुद्धिज्म को मानने वाले थे, यानी बुद्धिस्ट लोग थे। इनके जो राजा महाराजा थे, परंपरा थी कि बौद्ध धर्म को ही मानते थे। ठीक। और इसके बाद जब हम गुप्त साम्राज्य के आगे की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य के बाद हिंदू साम्राज्य आया, हिंदुइज्म आया ना। क्या? हिंदू साम्राज्य आया। अगर हम हिंदू साम्राज्य की बात करें, हिंदू साम्राज्य, ठीक, जिसमें नागवंश वगैरह हुए थे। और हिंदू साम्राज्य के बाद जो साम्राज्य आया, जिसे आप दिल्ली सल्तनत कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। और इसी दिल्ली सल्तनत ने क्या किया था? इस नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। इसी दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया था उसी ने विध्वंस किया था। और इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद क्या आया था? मुगल वंश आया था। मुगल वंश आया था। ठीक। तो देखिए, जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य में ही किसका निर्माण हुआ था? नालंदा का। नालंदा का निर्माण जो हुआ था गुप्त साम्राज्य में ही हुआ था। और विध्वंस की बात करें, इसको ध्वस्त कौन से साम्राज्य में किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसे ध्वस्त किया गया था। ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई कि गुप्त साम्राज्य में, अगर थोड़ा सा इसमें हम डीपली और जाते हैं तो गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें, गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य में क्या है? गुप्त साम्राज्य जो था, ऐसा माना जाता है कि इसका जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसका श्रीगुप्त था। ठीक। श्रीगुप्त या श्रीगुप्त था। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ? धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ा। और जो 60वें नंबर के जो थे, जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। किसका? नालंदा का निर्माण कराया था। किसका? नालंदा। नालंदा का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा का निर्माण 415 एडी में करवाया, ईसी में करवाया था। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था, अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो 415 सीई से लेकर 415 सीई से लेकर कब तक था? ये 455 तक था। 415 ईसी से लेकर 455 तक था। और इसी में इन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। और ऐसा लोग कहा जाता है कि ये जो नालंदा था, विश्व भर में, हम सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व भर में प्रचलित यूनिवर्सिटी थी, यानी प्रचलित विश्वविद्यालय था, जिसमें दर्शन, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, या कहते हैं चित्रकला ना, इन सब की जो है निर्माण, क्या कहते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। और ये दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में नंबर 1 विद्यालय था। क्या था? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के अगर क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 फर्स्ट रैंक पे ये विद्यालय हुआ करता था। आयुर्वेद विज्ञान में पहले स्थान पे आया करता था। ठीक। तो और एक चीज ये भी है कि जो आर्यभट्ट साहब थे वो इसी नालंदा से पढ़े थे। जो आर्यभट्ट साहब थे वो इसी नालंदा से पढ़ाए थे, इसी में उनका टीचिंग कार्य हुआ था। वो यहीं पढ़ाते थे, जो हमें
किसकी खोज कर गए? जीरो की, जो शून्य की खोज करके हमें दिए, वो एक न एक दिन यही पढ़ाते थे। ठीक, तो ये रही बात। अगर हम इसकी विध्वंस की बात करें, अगर हम इसके टूटने की बात करें या विध्वंस की बात करें, ध्वस्त होने की बात करें, तो ये 1100 लगभग क्या कहते हैं 1193 में तुर्क आक्रमण हुआ। 1193 में तुर्क आक्रमण हुआ। 1100 तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण जो हुआ, तो इसमें क्या था कि ये जो विद्यालय था पूरी तरह बुद्धिज्म था। बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसमें थे। तो क्या हो रहा था, कहीं ये बुद्ध और जो बौद्ध धर्म था और कहने के साथ हिंदू जो धर्म था, उसको बहुत अधिक इस विद्यालय से प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि उनकी शिक्षाएं यहाँ अधिक तौर तरीके से दी जाती थी, क्योंकि ये और बुद्ध का एक केंद्र भी माना जाता था। बिहार का जो ये एरिया है नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता था, क्योंकि जिसके काल में बना था, कुमार गुप्त फर्स्ट के काल में जो बना था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जैसे जैसे इनका निर्माण होता गया, वैसे जैसे जैसे दिन बीतते गए, बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए, बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए, उस धर्म की कड़ी को तोड़ने के लिए आक्रमणकारी जो 1193 में तुर्क आक्रमणकारी आया था, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने इसे 1193 में इस पर आक्रमण किया, इसलिए कि बौद्ध धर्म को रोका जाए, हिंदू धर्म को रोका जाए, और नहीं तो क्या होगा, इस्लाम धर्म के लिए खतरा है। नोट पॉइंट यही है। इसको बहुत से विद्वानों के इतिहासकारों ने अपने बुक में लिखा है कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का मेन कारण था कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को रोका जाए, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, इस्लाम धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा था, और इस्लाम धर्म में ये हिंदू और बौद्ध धर्म जो है बाधाएं जो बन रही थी, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की किताबें हुआ करती थी। वेंग सांग चीनी यात्री जैसे इसमें शिक्षा ग्रहण करने आए थे ना, विदेशों में बहुत से लोग यहाँ पर पढ़ने आए थे। उस टाइम में शिक्षा का केंद्र माना जा रहा था, और बौद्ध धर्म का भी साथ साथ प्रचार हो रहा था। उसी प्रचार प्रसार को रोकने के लिए क्या किया गया था, इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जब इसको तोड़ा गया, जब इसको विध्वंस किया गया, तो इसमें लगभग 90 लाख किताबें हुआ करती थी। लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख किताबें हुआ करती थी, जो कि लगभग 3 महीने तक जली थी। 3 महीने तक जली थी और लगातार जलती गई थी। ठीक, 3 महीने लगातार जलती गई थी। और इसमें कहा जाता है लगभग 1500 से 2000 अध्यापक हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, और बहुत से बच्चे जो, क्योंकि ये आवासीय कैंपस था, लोग यहाँ रहते भी थे और निःशुल्क में रहते थे। निःशुल्क में उनकी पढ़ाई, देख रेख, हर चीज़ किया जाता था। ठीक, तो ये रहा हमारा बौद्ध धर्म। और क्या नालंदा विश्वविद्यालय रहा। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो खुदाई के लिए जो एक्ट आया था, या नालंदा विश्वविद्यालय में जो खुदाई हुए थे, वो 2010 के करीब आसपास इसमें काम शुरू हुआ। और जब इसमें देखा गया, इसमें जब खुदाई की गई, तो खुदाई से क्या मिला, इसमें बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं मिली। बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं मिली, जिससे ये पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म को ही समर्पित था ये विद्यालय। ठीक, बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं मिली। और क्या हो, बहुत से यहाँ पर खोज किए गए, खुदाई अभी भी खुदाई जारी है, क्योंकि पूरे कैंपस को अभी खोदा नहीं गया है, जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ठीक, और इसको क्या किया गया, इसी बौद्ध धर्म की प्रतिमा मिलने के कारण, खुदाई के कारण इसको क्या किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया है, ताकि यहाँ की चीज़ों की अच्छे से देख रेख की जाए, सब चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित रहें। ठीक, तो आज की चर्चा में हमने किस पर चर्चा की है, नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि एक हम भारतीयों के लिए गौरव का विषय भी होना चाहिए कि नालंदा जो है आज एक बार फिर अपनी ललकार के साथ उठ खड़ा हुआ है, जो कि 1600 साल पुराने नालंदा को जिसने तोड़ा था, जिसने भी तोड़ा होगा, उसने तो तोड़कर चला गया, लेकिन नालंदा अपने पैरों पे फिर से जीता जागता एक सचित्र उदाहरण लेकर खड़ा हो रहा है कि वाकई में मैं हूँ नालंदा, मैं हूँ नालंदा, मैं हूँ नालंदा। तो चलिए आज के सेशन को अब हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सभी ग्रुपों में इसे